से आपने इतना पेचीदा सब्जेक्ट को बहुत ही मतलब कि सिंपल लैंग्वेजेस में समझाया हम सबों के लिए। इनफैक्ट ये 1 घंटे में कवर करने वाली चीज़ नहीं है, खास करके हेल्थ एस्पेक्ट जो है वो भी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बहुत ही सहज अंदाज में आपने इसको पेश किया हम सबों के लिए, तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पेश किया। इसके अलावा आपने अपने एक फ्रेंड को भी इनवाइट किया है, डॉक्टर जी उसामा अकरम साहब को। तो मैं जी उनसे 2-3 चीज़ें पूछना चाहूँगा, चूंकि ये आयुष मिनिस्ट्री में है और आयुष मिनिस्ट्री के कुछ एक्सपर्टाइज हासिल है इनको। तो सबसे जी पहली बात तो मैं उसामा अकरम साहब, आपको मतलब कि यहाँ पे हम लोग वेलकम करते हैं। गुड आफ्टरनून टू यू, उसामा अकरम साहब। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। तो जी सबसे बहुत पहले बहुत हम ये, शुक्रिया जनाब शाहनवाज कासिम साहब। शुक्रिया। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये बताइए, आयुष मिनिस्ट्री जो है करियर के बारे में इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन से क्या क्या करियर, एक बच्चे जो है जो क्लास 12 में है या ग्रेजुएशन में है, किस किस डायरेक्शन में उसको करियर प्रोस्पेक्ट नजर आता है, और गवर्नमेंट इसके लिए कुछ कर चुकी है, मतलब कि रास्ता इख्तियार कर चुकी है या करने वाली है? कुछ इस पस मंजर में आप कुछ बताएंगे इस सिलसिले में, पूरे एक हॉलिस्टिक तरीके से करियर एस्पेक्ट। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज कासिम साहब और आपके टीम मेंबर्स को मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे वसीम उर रहमान साहब का कि मुझे अपॉर्चुनिटी दिया आपने और यहाँ पर खिदमत का आपके सामने मौका मिला। बहुत अहम सवाल आपने किया है कि अगर कोई भी स्ट्रीम है या कोई भी नॉलेज है या साइंस है तो वो किस तरह से करियर ओरिएंटेड हो सकती है। बेसिकली 12th क्लास करने के बाद अब नीट का एक एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी एग्जाम जो होता है वो आयुष के प्लेटफॉर्म से भी होता है और उसमें जितने भी सिस्टम्स ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं उन सब के लिए अप्रोच की जाती है। अब उसमें अगर कोई अपने हिसाब से बीओएमएस करना चाहता है या बीएएमएस करना चाहता है, जो चॉइसेस होती हैं उसकी, उसके अकॉर्डिंग काउंसलिंग होती है। उसके बाद उसका एडमिशन हो जाता है जो मतलूबा कॉलेज होता है उसके अंदर। जैसा कि वसीम रहमान साहब ने कहा कि कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और इसके अलावा जो ज्यादातर तादाद में प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट की सरपरस्ती में चल रहे हैं और जो एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करते हैं। और ये कोर्स जो है ये बेसिकली 3 ट्राइमेस्टर का यूजी कोर्स होता है, 1.5 साल का एक ट्राइमेस्टर होता है और 4.5 साल का कोर्स होता है, प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप होती है। वो इंटर्नशिप आमतौर से किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती है, मॉडर्न डॉक्टर्स के साथ उसको अटैच किया जाता है अलॉन्ग विद द यूनानी प्रैक्टिशनर्स। उनके साथ भी ओपीडीज में लगाया जाता है और एलोपैथ के, क्योंकि यूनानी या जो आयुष प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनको इमरजेंसी हैंडल करने का या इमरजेंसी डील करने की का इख्तियार हासिल होता है। इसी के साथ साथ फर्स्ट एड मेडिसिन एलोपैथिक सिस्टम से वो यूज कर सकते हैं एज पर लॉ। तो ये वजूहत होती हैं उसको इंटर्नशिप कराने की। इंटर्नशिप कराने के बाद उनके उनके पास ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो अपनी लाइसेंस मिल जाता है उनको सीसीआईएम से, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन से। और इसके अलावा हर स्टेट का एक रजिस्ट्रेशन बोर्ड होता है, उसके जरिए से वो अप्लाई करके या तो रजिस्ट्रेशन स्टेट का ले लें या फिर वो सेंट्रल रजिस्टर जो उनका सीसीआईएम गवर्न करती है, जो आयुष गवर्न करती है, वहाँ एनरोल करा दे तो वो थ्रू आउट द इंडिया एलिजिबल होते हैं। इसके साथ साथ वो चाहते हैं तो उसके और आगे रास्ते तय करना चाहते हैं तो वो पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो हर स्ट्रीम में 14 स्ट्रीम में तकरीबन यूनानी में पीजी इस वक्त इंडिया के अंदर अवेलेबल है। और 10 कॉलेजेस हैं जो कि पीजी ऑफर कर रहे हैं, प्राइवेट भी गवर्नमेंट भी। पीजी करने के बाद और यूजी करने के बाद 2 रास्ते होते हैं हर क्वालिफाइड पर्सन के लिए। एक वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है यूनानी। अलॉन्ग विद दैट गवर्नमेंट के स्टेट रिक्रूटमेंट्स होते हैं और सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट्स होते हैं। जो स्टेट रिक्रूटमेंट्स होते हैं उनमें भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट्स, एक होते हैं रेगुलर रिक्रूटमेंट्स। एनआरएचएम आपने सुन रखा होगा, आप में से बहुत से लोगों ने, कि एनआरएचएम है यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा आयुष का ड्राइव है। वो इसलिए कायम किया गया है, इसका मकसद ये है कि बहुत सारे जो हिंदुस्तान के अंदर स्टेट्स में रिमोट एरियाज हैं वहां तक तिब्बी सहूलियात की रसाई बहुत मुश्किल हो जाती है और एक्सपर्ट्स नहीं मिलते हैं। तो वहां पर जो न्यू कमर्स होते हैं यूनानी के, खासतौर से जो न्यू कमर्स हैं और जिनको पीजी करने का मौका भी नहीं मिल सका बिल इत्तेफाक और वो सिर्फ यूजी होते हैं, तो वो एनआरएचएम मिशन के तहत स्टेट्स में अपनी ड्यूटीज लगवा लेते हैं, मतलब उनका अपॉइंटमेंट हो जाता है और वो कॉन्ट्रेक्चुअल अंदाज में अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। एक तो ये इसकी अपॉर्चुनिटी होती है ग्रेजुएट्स के लिए। इसके अलावा जो स्टेट्स में कॉलेजेस होते हैं उनमें उनमें रिक्रूटमेंट होता है एज अ फैकल्टी।
अब उसमें थोड़ी सी शर्त ये बढ़ा दी गई है पिछले चंद सालों से कि एकेडमिक्स में जाने के लिए यानी फैकल्टी बनने के लिए यूजी के साथ साथ पीजी का होना जरूरी है। बट मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए अभी भी यूजी की शर्त है, सिर्फ बीयूएमएस या बीएएमएस करके यूजी फैकल्टी मेडिकल ऑफिसर पर तकर्री हो सकती है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया सेंट्रल रिक्रूटमेंट। सेंट्रल रिक्रूटमेंट में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, पहले तो सबसे पहले सीसीआरयूएम है, जैसे कि डॉक्टर वसीम ने जिक्र किया, ये सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन। ये बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि ये 1977 से चल रही है और ये ऑटोनोमस बॉडी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसका तकरीबन 150 करोड़ का पर एनम बजट है और इसके 22-23 इदारे हैं। तो इनमें अपने आप में बहुत ज़रूरत होती है और इसमें रिक्रूटमेंट्स मुस्तकिल चलते रहते हैं। इसकी वेबसाइट पे जाके जो इसके ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं वो इन रिक्रूटमेंट्स को देखते हैं, तो इसमें प्रोजेक्ट वाइज भी रिक्रूटमेंट होते हैं, रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट पे भी होते हैं, और इसके अलावा दीगर जो स्वास्थ्य रक्षा प्रोग्राम है या नॉन कम्युनिकेबल एनसीपीडीसीएस, आजकल गवर्नमेंट ने एक और प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पर यूनानी वर्कर्स काम करते हैं। मिसाल के तौर पे एक हेल्थ मेडिकल फैसिलिटी है किसी एक शहर में या किसी एक रिमोट एरिया में, वहाँ सीएमओ बैठता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर एलोपैथ पे बैठता है। वहां पर जो मरीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के आते हैं, नॉन कम्युनिकेबल वो डिजीजेस जो कम्युनिकेट नहीं करते हैं एक दूसरे को, मतलब एक तरह से मुताद्दी अमराज नहीं होते हैं, जैसे हाइपरटेंशन है या ल्यूकोडर्मा है या इसी तरह से डायबिटीज मेलाइटिस है, ये लगते नहीं है एक दूसरे को, तो इनको कहते हैं हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इस पर्पस के लिए, इनको ट्रीट करने के लिए हर सीएमओ के साथ एक यूनानी फिजिशियन को और एक यूनानी डिस्पेंसर को अपॉइंट किया जाता है। ये भी गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो सेंट्रलाइज होती है। इसके अलावा कोई सवाल हो तो पूछ लें। हाँ, शुक्रिया डॉक्टर उसामा साहब। इसके सिलसिले में ही दो क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं, हम समझते हैं कि आपने आंसर दे दिया है इसको, फिर भी मैं ये चूंकि ऑडियंस की तरफ से है मैं टेकअप करना चाहूंगा। एक तो ये है कि वन पर्सन इज आस्किंग एमएससी बॉटनी, दैट पर्सन इज डूइंग साइटोजेनेटिक यानी सेल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ाई चल रही है एमएससी में, तो वो चूंकि बीयूएमएस से नहीं है या कोई मतलब स्पेशलाइज्ड कोर्स नहीं किया उन्होंने इंडियन सिस्टम मेडिसिन में, तो व्हाट आर द कैरियर प्रोस्पेक्ट फॉर एमएससी बॉटनी और जूलॉजी और एमएससी जो केमिस्ट्री में, उनके इस फील्ड में आने के लिए, आयुष फील्ड में आने के लिए कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी, बहुत उम्दा और बहुत अहम सवाल है आज के इस टॉक के लिए। देखिए, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में मैं उससे मुताल्लिक़ हूँ तो मैं उसको ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ और मेरी ज़ुबान पर भी वही आ रहा है। आयुष के अंदर जो सीसीआरयूएम फॉर एग्जांपल हमारी एक वो है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सीसीआरयूएम के नाम से फुली आयुष फंडेड है। इसके अंदर ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी पहले ही सब लोग निकाल दें अपने जहन से कि इसमें सिर्फ यूनानी वालों के लिए पोस्ट होती है। जो रिसर्च ऑफिसर्स होते हैं, अगर वो 400 पोस्ट यूनानी के लिए हैं ऑल ओवर इंडिया, तो उसमें से बाकी जो दूसरी पोस्ट हैं, जैसे बॉटनी, आरओ बॉटनी भी हमारे यहाँ होते हैं, रिसर्च ऑफिसर बॉटनी, रिसर्च ऑफिसर केमिस्ट्री, रिसर्च ऑफिसर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, रिसर्च ऑफिसर फार्माकोलॉजी, रिसर्च ऑफिसर जूलॉजी, रिसर्च ऑफिसर क्या नाम है आपका ये केमिस्ट्री। इस तरह से जितनी भी अलाइड साइंसेज हैं या नॉन अलाइड साइंसेज दूसरे अदर स्ट्रीम्स हैं, उनके लिए भी हमारे यहाँ पोस्ट होती हैं और वक्तन फवक्तन वो एडवर्टाइज होती रहती हैं। बस एक वॉच रखना है, अगर कोई इंटरेस्टेड होता है आयुष मिनिस्ट्री के अंदर या आयुष से जुड़े हुए इदारों के अंदर एंट्री लेने के लिए, तो उसके लिए जॉब प्रोस्पेक्टिव्स हैं हमारे पास। और हमारे यहाँ रिसर्च ऑफिसर बॉटनी के पौधे पर 2 लोग अभी सीसीआरएम का जो हेडक्वार्टर्स जनकपुरी में है वहां भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा डेजिग्नेटेड पोस्ट होती है कैडर वाइज, जैसे मिसाल के तौर पे हैदराबाद में एक सीआरआई है हमारा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ, अब उसका नाम बदल के वो एसडी हो गया, मतलब वो वेनेरियल डिजीजेस के ऊपर खास तौर से वो काम कर रहा है। तो खैर वो सीआरआई वो एरागड्डा के अंदर मौजूद है, अगर हैदराबाद के लोग जुड़े हुए तो जानते भी होंगे। तो वहां पर अपनी अलहदा पोस्ट है बॉटनी की। दूसरे लखनऊ के अंदर एक सीआरआई है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां भी बॉटनी की पोस्ट है। क्योंकि हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ यूनानी के साथ साथ दूसरे काम है, जैसे फोकलोर मेडिसिन पे काम है हमारा, ड्रग सर्वे है हमारा, फॉरेस्ट में जाती है टीम और वहां पर जाके जो फोकलोर मेडिसिन होती हैं, जो क्लेम्स होते हैं वहाँ के बाशिंदों के, मकामी लोगों के, उनको भी हम नोट डाउन करते हैं और उनको फिर आगे आने के बाद रिसर्च के एवेन्यूज उससे खोलते हैं कि उन क्लेम्स को वैलिडेट किया जाए और मौजूदा साइंटिफिक अंदाज में उस पर रिसर्च की जाए
प्री क्लिनिकल किया जाए, क्लिनिकल किया जाए उन प्लांट्स के ऊपर, तो उसमें हम हकीम की ज्यादा जरूरत नहीं होती, वो तो बाद में लेटर स्टेज में आती है। उसमें जरूरत होती है एक अच्छे बॉटनिस्ट की। तो बॉटनिस्ट की भी हमारे यहाँ आरओ बॉटनी की रिसर्च ऑफिसर बॉटनी की पोस्ट होती है, जो यूजीसी स्केल पे होती है, और उसके लिए भी अप्लाई किया जा सकता है उसकी। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक पहले ही एक ये ज़्यादा दूर एक शक जो शकूक दिमाग में आ रहे होंगे कि रिसर्च ऑफिसर के अलावा एक जनरल पर्सन जो है, जो कोई दवाएं बना रहा है, या कोई जो बहुत इस स्ट्रीम में नहीं है लेकिन वो इसमें आना चाहता है, तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। तो मैं एक बहुत मुख्तसर 2 मिनट के अंदर अंदर कुछ स्कीम्स बताता हूँ आप, जो शायद तमाम सवालों का जवाब हो जाए अपने आप में। आयुष की एक सबसे बड़ी स्कीम जो है इस वक्त वो है EOI, यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये आयुष की वेबसाइट पे बहुत तफसील के साथ मिल जाएगी। इसमें ये होता है कि आपके पास अगर कोई प्रपोजल है, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ बॉटनिस्ट, यू आर अ फार्माकोलॉजिस्ट, आप चाहते हैं कि आप यूनानी से जोड़ करके कोई काम करें, मिसाल के तौर पर आप बॉटनिस्ट हैं, आप चाहते हैं किसी भी एक फॉर एग्जाम्पल अरेलिया रेसिमोसा का, या पुमिका गिरेटिनम का, या किसी भी एक दवा का किसी भी एक दवा का आप इफेक्ट किसी एक मर्ज पर देखना चाहते हैं, आपके जहन में ये हाइपोथेसिस चल रहा है, तो उसको भी आप यूनानी के जरिए साबित करने के लिए आयुष में जा करके एक प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हैं। वो भी एक एवेन्यू होता है, मतलब एक तरह से इन्वॉल्वमेंट का, या ज्वाइनिंग हैंड का, या इंटीग्रेशन का। तो आयुष के जरिए से आप प्रपोजल सबमिट करेंगे, आयुष में एग्जामिन होगा, वो रेलेवेंट स्ट्रीम के पास आएगा, फॉर एग्जाम्पल CCR यूनानी का हो तो CCRM के पास जाएगा, वहाँ उस पर एक्सपर्ट्स कमेटी जो है वो अपने कमेंट्स देगी, और उसके बाद वो प्रोजेक्ट जितनी भी उसकी वैल्यू होगी उस हिसाब से 3 साल का 4 साल का वो प्रोजेक्ट असाइन किया जाएगा उस एप्लीकेंट को। इसी तरह से दूसरा हमारे यहाँ होता है EMR प्रोजेक्ट, यानी एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च। कोई साहब है, वो गेस्ट फैकल्टी है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर और बॉटनी डिपार्टमेंट में, आपने चूंकि बॉटनी की बात की तो मैं उसी पे आता हूँ। साइटोलॉजी में काम कर रहे हैं, बॉटनी में या जेनेटिक्स में है, और वो किसी गवर्नमेंट इदारे में गेस्ट फैकल्टी हैं, वो बहुत, या PhD परसू कर रहे हैं, वो बहुत आसानी से हमारे यहाँ EMR प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं। उसमें ये होता है कि आप वो किसी एक टॉपिक के ऊपर जो आपसे रिलेवेंट हो, उसमें बस यूनानी का थोड़ा सा जायका लगा दें, यानी यूनानी का असर देखना चाहते हैं उन उन प्लांट्स के जरिए से, और उसको एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च में हमारे यहाँ अप्लाई करते हैं आयुष यूनिवर्सिटी में। वो यूनानी काउंसिल में आएगा, यूनानी से वेटिंग होगी, और उसके बाद वो प्रेजेंटेशन होगी, और जो भी ड्यू प्रोसीजर्स है उसके बाद वो प्रोजेक्ट उनको अलॉट कर दिया जाएगा। बस उसमें सिर्फ ये होता है कि कोलेबोरेशन होता है आपस में, कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एड हमारी होगी, रिक्रूटमेंट आप करेंगे, और उसके बाद जो भी उस पर पेटेंट्स होगा, या जो भी कमर्शियलाइजेशन होगा, या पब्लिकेशन होगा, उसमें दोनों की मिलीभगत रहेगी। तो इस तरह से कुछ चीजें। अब इसके अलावा एक आरोग्य जो मेला चलता है आयुष का, उसमें भी कुछ लोग हैं जो कि दवाओं से रिलेटेड अगर कुछ काम कर रहे हैं और वो आना चाहते हैं, तो उनको 50% पर वो मिलता है, मतलब अपॉर्चुनिटी दी जाती है। मान लीजिए अगर उनके 50,000 रुपये खर्च हो रहे हैं उसमें स्टॉल लेने में और आरोग्य मेले में पार्टिसिपेट करने में, चाहे वो बॉटनिस्ट ही क्यों ना हो, वो अपने प्लांट्स को ही शोकेस करना चाहते हैं उसमें, तो वो आकर के लगा सकते हैं, उसमें जो भी खर्च आएगा उसका 50% आयुष बियर कर। तो ये सारी चीजें हैं इसमें, और अगर कोई साहब पूछना चाहते हैं तो मैं हाजिर। उसामा साहब, बहुत ही उम्दा। इनफैक्ट कि आपने सभी मौजू को कवर किया जो एक प्रोस्पेक्ट हो सकता है आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से। तो बहुत सारे सवालात और भी हम पूछेंगे जो हमारे पास क्वेश्चंस है। इससे पहले हमारे ऑल पैनलिस्ट है डॉक्टर अफरोज आलम प्रोफेसर साहब, वो कुछ अगर सवालात पूछना चाहे करियर से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से रिलेटेड, तो वो पूछ सकते हैं। डॉक्टर अफरोज। एक तो थैंक यू ऑन वसीम भाई, आई रियली लव्ड लिसनिंग यू। एक बहुत ही एक उम्दा सा एक प्रेजेंटेशन था। उसामा साहब की जो एक्सप्लेनेशंस थी और उसमें सारी ऐड कर गई, और स्कोप नहीं बचता है कि फर्दर कोई सवाल किया जाए। लेकिन मुझे एक ये लगता है जैसे आयुर्वेद है और यूनानी है, अक्सर जैसे अभी आपने एक देशी दवाओं का ये बात कही, उसी तरीके से आयुर्वेद पे भी यही कही जाती। मैं एक बुनियादी फर्क समझना चाहूंगा, क्योंकि मुझे अभी तक क्लैरिटी नहीं हो पाई कि यूनानी में और आयुर्वेद में बुनियादी फर्क क्या होगी। दूसरी चीज ये है कि वसीम भाई से कि आजकल का जो दौर है वो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चेस का है, स्टडीज का है। तो यूनानी एलोपैथ की जो थियरीज हैं उसका इस्तेमाल करके क्यों नहीं करती हैं, या एलोपैथ जो है यूनानी या आयुर्वेद के थियरीज को इस्तेमाल करके अपने डिसिप्लिन को रिच कर सकती हैं। तो क्या इसके इम्कानात क्या हैं, क्या इस तरह के पॉसिबिलिटीज हैं क्या? मेरी आवाज पहुंच रही थी? हाँ वसीम भाई,
ये डॉक्टर अफरोज, सेकंड क्वेश्चन पे मैं भी काफी इंटरेस्टेड हूँ, काफी लाजवाब क्वेश्चन है, और अगर इसमें उसामा साहब भी अगर हेल्प कर सके दोनों मिलके, कि भाई आज जो जमाना है सिर्फ अकेले बैठने का नहीं है कि हम अकेले घर में बैठ जाए, अफरोज साहब अकेले बैठ जाए, नहीं तो पैनल, आज जमाना पैनल का है, एक आदमी पूरे सवालात का आंसर नहीं दे सकता है। नॉलेज जो है अब वो इंटरडिसिप्लिनरी हो गई है, फिजिक्स केमिस्ट्री में घुस गया, केमिस्ट्री बायोलॉजी में चली गई है, बायोलॉजी जो है मतलब कि एस्ट्रोनॉमी में चली गई, तो हर चीज, पहले के आप साइंटिस्ट को देखिए तो पॉलीमैथ बोलते थे उनको, एक किसी पर्टिकुलर फील्ड से उसको बांध के नहीं रखते थे। अल राजी या अबू सीना, इब्ने सीना, अबी सीना को हम किसी एक चीज से बांध के नहीं रख सकते हैं, हर फील्ड में उनका मतलब कि कुछ ना कुछ था कंट्रीब्यूशन। तो उसी तरह से ये एलोपैथिक दुनिया में तो एस्टैब्लिश सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इनकार तो नहीं कर सकते। तो ये इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेद, यूनानी कैसे इस मेडिसिन फील्ड के साथ जुड़ के एक कंबाइंड फील्ड ऑफ मेडिसिन या पब्लिक को चॉइसेस दे रही है, हेल्थ की, मास हेल्थ की क्या क्या चॉइसेस हैं, इंटीग्रेट करके मिलके। डॉक्टर वसीम पहले, उसके बाद उसामा साहब। अफरोज भाई ने जो एक पूछा था, पहला सवाल था कि फर्क क्या है दोनों में, आयुर्वेद में और यूनानी। दूसरे सवाल का जवाब के लिए वो फर्क भी बताना जरूरी है। एक ये है कि आयुर्वेद और यूनानी एक ट्रेडिशनल मेडिसिन एक तरफ, एलोपैथिक मेडिसिन एक तरफ। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन के कुछ उसूल, रूल रेगुलेशन, उनकी बुनियाद बहुत अलग है, जिसमें टेम्परामेंट है और उसका नजरिया काम करता है, जो एलोपैथिक में जिन चीजों का इलाज नहीं है। मैं मिसाल के तौर पर समझने के लिए बताऊं कि आयुर्वेद और यूनानी में किसी भी बीमार के लिए, किसी भी मर्ज के लिए उसकी डाइट भी बताई जाती है कि ये बीमारी हो तो उसको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। लेकिन मेरे ख्याल से एलोपैथिक सिस्टम में जो हमारा हॉस्पिटल होता है वो सारे मरीजों को एक ही खाना देता है, एक किचन से। अगर हम यूनानी थ्योरी में बात करें तो ऐसा नहीं होगा, हर मरीज का स्पेसिफिक खाना उसके टेम्परामेंट के हिसाब से, उसकी बीमारी के हिसाब से होता है। दूसरा चीज ये जो मतलब मरीजों को चॉइसेस होने वाली बात है कि एक पेशेंट को आयुर्वेद और यूनानी और एलोपैथिक सबकी चॉइस होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और इस पर काम शायद गवर्नमेंट कर रही है कि एक मरीज को हर सिस्टम की दवा मिल जाए, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि आयुर्वेद की दवा आयुर्वेद का एक्सपर्ट ही सजेस्ट कर सकता है, यूनानी दवा यूनानी का एक्सपर्ट ही सजेस्ट कर सकता है। यूनानी और आयुर्वेद में ऐसी दवाएं नहीं होती हैं कि उसको बता दिया जाए और पूरे दुनिया के डॉक्टर उसको अप्लाई करने लगे, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक रहता है, चॉइसेस रहती है। कई मेडिसिन होती हैं एक बीमारी के लिए, चॉइस रहती है, और उन चॉइस में से उस सिस्टम का जो एक्सपर्ट्स होता है वो उसमें से उसको उस मरीज के हिसाब से चॉइस करता है कि इसको ये मेडिसिन, इसको ये मेडिसिन है। तो जब हम अभी इन दिनों इस सोशल मीडिया पे या कि हरदम ये सवाल होता है कि भाई यूनानी में क्या दवा है, दवा बताइए, आयुर्वेद में क्या दवा है, दवा बताइए, कोरोना से बचने की क्या दवा है, दवा। ऐसा नहीं है। यहाँ पे यूनानी की दवा कौन बताएगा? यूनानी एक्सपर्ट्स उस मरीज को एनालिसिस करके उसको दवा बताएगा। आयुर्वेद का एक्सपर्ट्स उस मरीज को एनालिसिस करके उसको दवा बताएगा। अब ये रही बात कि हॉस्पिटल में कैसे मरीजों को पहुंचे, तो इसके लिए यही निजाम होना चाहिए जिस पर शायद अभी काम चल रहा है। एक हॉस्पिटल में एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो रहा है, बहुत अच्छा है, उसके साथ साथ एक आयुर्वेद का एक्सपर्ट्स वहां पे आए, अगर उसमें वो कुछ दवा एडिशन करना चाहता है उस मरीज को देख करके कि इस दवाओं के साथ साथ आयुर्वेद की ये दवा भी इसको चलेंगी या चलाई जाएं, ये मरीज के लिए बेहतर है। यूनानी एक्सपर्ट्स कोई दवा ऐड करना चाहे करे, दोनों में से कोई एक ही करे, ये जरूरी है। ये एक सिस्टम होना चाहिए, इसकी जरूरत है बहुत ज्यादा। लेकिन मैं एक बार फिर से जोर दे के कहूंगा कि यूनानी दवा यूनानी एक्सपर्ट्स ही बता सकता है, आयुर्वेद की दवा आयुर्वेद एक्सपर्ट्स ही बता सकता है। कोई यूनानी आयुर्वेद में ऐसी दवाएं नहीं होती हैं कि पूरी दुनिया के लोग उसको बताने लगे, नहीं होती हैं, क्योंकि उसका कंसेप्ट अलग है, उसका बहुत ही रिलेटेड पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी करती रहती है। जी, मैं उसामा साहब से कहूंगा कि इस पर आगे कुछ बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त डॉक्टर वसीम रहमान साहब, शाहनवाज कासिम साहब और अफरोज साहब। आप दोनों के जो सवालात हैं वो वाकई बहुत ही हमारे लिए भी बहुत अहम है और बहुत जिम्मेदारी के साथ हम उसका जवाब दें, ये हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है।
दरअसल डॉक्टर वसीम ने काफी वजाहत की है इसकी। मैं उसके थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की ये काफी वक्त से ये कोशिश रही है और ये एफर्ट्स रहे हैं कि किसी तरह से भी सब में इंटीग्रेशन हो जाए आपस में, और इंटरडिसिप्लिनरी सिस्टम का ही दौर है आजकल, जैसे कफूस भाई ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है, और इस डायरेक्शन में काफी कोशिशें भी हुई हैं। अब मैं उन कोशिशों को आपके सामने लाना चाहता हूँ कि वो कोशिशें क्या हुई हैं। ये टर्शरी मेडिकल सिस्टम होता है, यानी एक ही छत के नीचे एलोपैथ भी हो, यूनानी भी हो, आयुर्वेद भी हो, इसकी कोशिशें हुई हैं। और इसकी मिसालें मैं आपको देता हूँ कि दिल्ली के अंदर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। वॉल्यूम नहीं है। बताऊं कि CCRUM की पूरी एक बाजाब्ता यूनिट है। 7 पर टर्शरी मेडिकल सिस्टम है, यूनानी मेडिसिन बाजाब्ता 7-8 महीने पहले यूनानी फैसिलिटी शुरू की गई है। आवाज नहीं आ रही है। सिस्टम के अंदर अगर आज के दौर में एडवांसमेंट है वो डायग्नोसिस का है। तो उसामा साहब आवाज कुछ कट के आ रही है, क्या नेटवर्क की प्रॉब्लम है या क्या है? थोड़ी बीच में कुछ नहीं सुनाई। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस, हाँ अब आ रही है। उसामा साहब आप अनम्यूट रहिए, बार बार म्यूट कर ले रहे हैं आप। अच्छा, वो पता नहीं कैसे कोई कॉल आ रही थी, शायद इस वजह से हो रहा था। हाँ नहीं, कॉल की वजह से हो रहा होगा, इसलिए मतलब कि अनम्यूट आप रखिए अपने को। ठीक है, चलिए शुरू कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि टर्शरी मेडिकल सिस्टम जो है ये शुरू हुआ है, और आयुष ने ये स्टार्ट किया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एक साइड यूनानी चल रही है, सामने एलोपैथ चल रहा है। पेशेंट के लिए खुली चॉइस है। इसी तरह सफदरजंग हॉस्पिटल में यूनानी स्टैब्लिश हुआ है, तकरीबन 8-9 महीने हो गए। ये जनवरी में गालिबन स्टार्ट हुआ था इसी साल। तो जनवरी से पूरा फुल फ्लैज यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी है, डॉक्टर्स हैं, लैब है, और लैब तो खैर कॉमन होती है, और साथ में दवाएं दी जा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में एलोपैथ सिस्टम को तो आप जानते हैं सफदरजंग हॉस्पिटल कितना बड़ा हॉस्पिटल है। इसी तरह से जो प्रेसिडेंट स्टेट है दिल्ली के अंदर, वहाँ तकरीबन आज से 6 साल पहले एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, यूनानी, एलोपैथ और होम्योपैथ, ये सारे सिस्टम चल रहे हैं। तो CCRUM का भी उसमें बाकायदा डॉक्टर बैठते हैं, 2, एक लेडी डॉक्टर, एक जेंट डॉक्टर, वो इलाज कर रहे हैं। इस तरह से दूसरी जो इंटीग्रेशन की बात है, इंटरडिसिप्लिनरी ज्वाइनिंग हैंड की बात है, उसमें यह है कि हमारे पास जो हमारे यूनानी क्लासिकल फॉर्मुलेशंस हैं, वो एक जमाने से चले आ रहे हैं, सदियों से उनका इस्तेमाल है। लेकिन आज का जो एंड यूजर है, वो ये कहता है कि साहब इसका आप साइंटिफिक डाटा दीजिए, हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी दवा को। पता नहीं इसमें क्या क्या मिला हुआ हो, आप कोई साइंटिफिक जर्नल में छपा हुआ हो तो दे दीजिए, या कोई भी चीज साइंटिफिक वे में हमें बताइए, तभी हम इस्तेमाल करें। उसकी बात बिल्कुल जायज है। उसके लिए हमारे यहाँ बाकायदा वैलिडेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, और तकरीबन अब तक 80 यूनानी जो क्लासिकल फॉर्मुलेशंस हैं उनको वैलिडेट किया जा चुका है। उसके लिए हम साइंटिफिक जो टूल्स होते हैं, जो डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं, जो फिर म्यूट हो गए आप, ये अनम्यूट कर लीजिए उसामा साहब। इस तरह से हमारे पास ये डाटा भी आता है। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं, अभी जो दौर हाजिर में कोविड जैसी वबा फैली हुई है, इसके लिए भी काउंसिल ने हमारी बहुत अच्छी शुरुआत की है। एक तो सर्वे किया है, और एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ यहाँ पर दिल्ली में, एक कोविड केयर सेंटर था उसमें, तो उसका मैं भी हिस्सा रहा बिल-इत्तेफाक, और हमने तकरीबन 60 मरीजों में एक स्टडी की। आप इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं ना, तो हम मॉडर्न के जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट आते हैं, उनको जो भी मॉडर्न स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, वट एवर इट इज, जो भी दिया जाता है, थोड़ा बहुत ही दिया जाता है, आपको मालूम है, कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट विटामिन वगैरह ही या सिम्टोमेटिक दिया जाता है। उसके साथ साथ हमने एड ऑन थेरेपी की उनके ऊपर, खमीरा मरवारिद और जो शानदे का नुस्खा था, जो आयुष गाइडलाइन जिसका वसीम साहब ने जिक्र किया, उसमें मौजूद है, पब्लिक डोमेन में है वो। तो उस स्टडी को मैंने अभी रिसेंटली कंप्लीट किया 60 मरीजों को।
दो ग्रुप्स बनाए हमने, एक था कंट्रोल ग्रुप, एक था टेस्ट ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में वो दवाएं दी जाती थी जो गवर्नमेंट स्टैंडर्ड दे रही है, हमारी कोई दवा नहीं होती थी उसमें। जो हमारी वो थी क्या नाम है, हमारी जो टेस्ट ग्रुप था उसके अंदर हमने उन स्टैंडर्ड के साथ साथ जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट था उस पर हमने ऐड ऑन किया अपना यूनानी ट्रीटमेंट। 0 डे पे पॉजिटिव पेशेंट आया हमारे पास, सिर्फ हम उन पेशेंट को लेते थे जो RT-PCR से कंफर्मेटरी कोविड पॉजिटिव होते थे। 7th डे पे उनको हमने देखा और फिर 14th डे पे उनका RT-PCR कराया। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जो टेस्ट ग्रुप था उसमें 50% पेशेंट 7वें दिन RT-PCR उनका नेगेटिव आया है, और जो पेशेंट कंट्रोल ग्रुप में थे उनका सिर्फ 10% पेशेंट का 7वें दिन कोविड नेगेटिव हुआ है, और बाकी जो अदर पेशेंट थे उनका 14th डे पे और कुछ लोगों का 21वें दिन हुआ है, जिनको हमने दवा अपनी एड ऑन नहीं की थी। तो ये कुछ छोटी सी मिसाल देना चाह रहा था, इसका डाटा बहुत जल्दी इंशाल्लाह पब्लिक डोमेन में आ जाएगा तफसीली तौर पे। ये इंटीग्रेशन की कोशिशें पूरी तरह चल रही हैं और हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में इंशाल्लाह ये इंटीग्रेशन और मजीद से मजीद बढ़ेगा। उसामा साहब, बिना इंटीग्रेशन के किसी भी चीज को बढ़ना भी अब मुश्किल है, क्योंकि अकेले दायरे में रह के और खुद को महदूद करके कोई भी चीज या कोई भी नॉलेज आगे नहीं मतलब कि बढ़ सकती है। ये भी मतलब कि सबों को पता है और ये चीज के डायरेक्शन में गवर्नमेंट काम भी कर रही है। इसी सिलसिले में मैं 2-3 क्विक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जो सवालात आए, हालांकि बेसिक सवालात है, पर आप अगर इसको जस्ट मतलब कि सिंपल और बहुत ही मतलब कि जल्दी आंसर कर दे। कि एक पूछना चाहते हैं कि BUMS में दाखिले के लिए क्या एग्जाम होते हैं, होम्योपैथिक में जो बैचलर्स के लिए क्या एग्जाम्स होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या डिप्लोमा कोर्सेस है क्या, मतलब कि होम्योपैथी में या यूनानी में या आयुर्वेदा में, और उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या है। ये 2 क्वेश्चन सवालात है करियर से रिलेटेड। जी सर, इसके अंदर यह है कि डिप्लोमा कोर्सेज भी शुरू हुए हैं जो कि हाई स्कूल के बाद बच्चे आ सकते हैं उसमें, और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी के नाम से कोर्स स्टार्ट हुआ है। वो 2 साल का ड्यूरेशन का कोर्स है और सेल्फ फाइनेंसिंग का है, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें अमाउंट भी नहीं लगता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो बहरहाल सेल्फ फाइनेंस भी उसकी बहुत खफीफ है। एक तो वो है, उसके जरिए से इंसान अच्छा फार्मासिस्ट बन सकता है, वो प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकता है। इसी के साथ साथ जो बैचलर कोर्सेज हैं उनके एडमिशन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि नीट के जरिए से वो अपना एडमिशन ले सकते हैं आकर के। 12th करने के बाद साइंस बैकग्राउंड के होना चाहिए और उनको BUMS में आराम से एडमिशन मिल सकता है। ऑल ओवर इंडिया उनके जो भी कॉलेजेस हैं, तकरीबन 52 कॉलेजेस इस वक्त 52 कॉलेजेस जो हैं यूनानी के, वो ऑल ओवर इंडिया काम कर रहे हैं। और अगर BUMS क्वालिफाई कर लेते हैं, BUMS कोर्स करने के बाद उनको तकरीबन इस टाइम 15 कॉलेजेस, गालिबन 14-15 कॉलेजेस जो कि MD ऑफर करते हैं, वो MD करके अपनी जॉब भी सिक्योर कर सकते हैं और इसके अलावा अपना एक प्राइवेट प्रैक्टिस का तो उनको पूरा हक हासिल ही है, वो कर सकते हैं। तो डिप्लोमा जो है वो अभी बाकायदगी के साथ जो गवर्नमेंट रिकग्नाइज है वो जामिया मिल्लिया ऑफर कर रहा है, वो डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी है। अभी कुछ कोशिशें आयुष की और चल रही हैं जो कि ब्रिज कोर्सेज की शक्ल में सामने आने वाली है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। उस ब्रिज कोर्सेज में ये होगा कि एलोपैथ प्रैक्टिशनर्स भी अगर कुछ यूनानी में इंटरेस्टेड हों तो उनको बहुत शॉर्ट टर्म में 6 महीने या साल भर के अंदर ब्रिज कोर्सेज करा दिए जाएंगे, और वो उसके साथ साथ अपनी अगर क्लिनिक में या अपनी प्रैक्टिस में यूनानी को दाखिल करना चाहते हैं तो उसके जरिए से ला सकते हैं। बहुत ही अच्छा।